नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन जो होने वाला है, ठीक है, यानी कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी तो लागू होगी, लेकिन बीएसएनएल पेंशन रिवीजन लागू होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि थर्ड पीआरसी के पीछे टिका हुआ है पेंशन रिवीजन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं, भले थर्ड पीआरसी लागू ना हो, लेकिन पेंशन रिवीजन 100% लागू होगा, यानी कि आपकी पेंशन रिवाइज जरूर होगी। अब मैं ऐसा 100% सटीक जवाब कैसे दे पा रहा हूं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। और साथ में जो 37A रूल है, एक नियम है, वही आपको आपका पेंशन रिवाइज करवाएगा, ठीक है। अब कैसे, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो बीएसएनएल पेंशनर्स है, यानी कि बीएसएनएल जो बीएसएनएल कर्मचारी है, उनका जो पे रिवीजन है वो डिपेंड करता है बीएसएनएल पे, उसके मुनाफे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हो सकता है कि थर्ड पीआरसी लागू होने में काफी टाइम लग जाए, क्योंकि अभी क्या है कि बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला है पूरी तरीके से, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है सामने से, और कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि बोर्ड ने अप्रूवल दिया है या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेंशन रिवाइज का 100% जवाब क्यों सामने आ रहा है कि आपकी जो पेंशन रिवाइज है वो 100% होके रहेगी, ऐसा क्यों है? और रूल 37A का नियम क्या है, मतलब रूल 37A क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो पूरी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं पेंशन का भुगतान, यानी कि जो बीएसएनएल और सरकार, ठीक है, यानी कि आप पेंशनर्स हो तो या तो बीएसएनएल को भुगतान करना पड़ेगा या सरकार, जो सरकार के पास से आता है तो कैसे आता है, रूल 37A का इसमें क्या काम है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। पेंशन के भुगतान की बात करें तो ये देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, क्योंकि देखें सामान्य पीएसयू जैसे कि कोई अदर पीएसयू जैसे कि सेल, गेल, यानी कि जो भी कंपनीज है, यहाँ कंपनी अपने मुनाफे से पेंशन फंड बनाती है। अगर कंपनी डूबी तो पेंशन भी डूब गया, ये समझ लो, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी पीएसयू कंपनी है जो भारत सरकार के अंडर में आती है, जो कि उनमें जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से नहीं आती है, वो आती है कंपनी के मुनाफे से। जैसे कि बीएसएनएल यहाँ पर बोल रही है कि बीएसएनएल के मुनाफे से यहाँ पर आपको दिया जाएगा कर्मचारियों को सैलरी, ठीक है, मुनाफा होगा, थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। तो जो पेंशन है, फिलहाल तो बीएसएनएल का जो पेंशन है वो डोट से आती है, लेकिन अदर ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बीएसएनएल जो कि सरकार के अंडर में आती है, जहां से जो पेंशन है वो उनके खुद के मुनाफे से एक फंड बनाते हैं पेंशन का, और उन्हीं से उनको पेंशन मिलती है। लेकिन बीएसएनएल में रूल 37A चलता है, ठीक है, जिसके तहत यहां नियम थोड़ा सा अलग है। बीएसएनएल के पेंशन भोगियों को गवर्नमेंट पेंशनर का दर्जा प्राप्त है। आपकी पेंशन का पैसा, यानी कि जो बीएसएनएल पेंशनर्स है, उनकी पेंशन का पैसा बीएसएनएल की कमाई से नहीं आता है, उनके मुनाफे से कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं आगे वीडियो में बताता हूं आपको। आपकी जो पेंशन का जो पैसा है सीधे भारत सरकार के बजट से आता है, ठीक है, यानी कि बीएसएनएल पेंशनर्स को जो पेंशन है वो डोट से मिलती है, सरकार से आती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। इसे 7:40 का फॉर्मूला भी कहा जाता है, जिसे भारत सरकार ने पूरी तरीके से अपने ऊपर ले लिया है, यानी कि 100% जिम्मेदारी अब डोट की है, ठीक है। पेंशनर्स के मामले में 100% भारत सरकार की जिम्मेदारी है उनको पेंशन देना, और कर्मचारियों के मामले में बीएसएनएल के जो भी कर्मचारी है उनको बीएसएनएल के मुनाफे से सैलरी मिलती है, ठीक है। फिलहाल बीएसएनएल लॉस में है तो थर्ड पीआरसी भी अटका हुआ है, और उसी के पीछे पेंशन रिवीजन भी अटका हुआ है, ठीक है। अब पेंशन की बात करें तो देखिए, कोर्ट में कुछ दलीलें दी गई थी, 3 दलीलें, और जिसकी वजह से सरकार हार गई, ठीक है। अब कोर्ट में जो केस चल रहा है पेंशन रिवाइज का, वो बीएसएनएल कर्मचारी यूनियंस और बीएसएनएल जो सरकार है उसके बीच में चल रहा है, ठीक है। और इसमें 3 दलीलों की वजह से सरकार हारी है। अब कैसे देख लेते हैं। देखिए, जब मामला कोर्ट में गया तो सरकार ने कहा कि थर्ड पीआरसी के गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर कंपनी को पिछले 3 साल से घाटा हो तो रिवीजन नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने 3 बात कही है, ठीक है। यानी कि सरकार ने अपना तर्क दिया है कि अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल से लगातार घाटे में है तो कोई भी पेंशन या फिर थर्ड पीआरसी रिवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पे रिवीजन हो या फिर पेंशन रिवीजन हो, रिवाइज नहीं किया जाएगा। तो एक ये गाइडलाइंस पहले ही कंपनी की शर्त में लिखी हुई है, ठीक है।
अब यहाँ पर इस पर कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या विचार दिया है, क्या कहा है, यहाँ पर 3 तरीके से बात कही है अपनी तरफ से कोर्ट ने। पहली बात है पेंशन डिफर्ड वेज है, ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है जो मुनाफा होने पर दी जाए, ठीक है। यह कर्मचारियों की पिछली मेहनत का हिस्सा है, मतलब कर्मचारी पहले इसके लिए काम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब सिर्फ आपको वो जो उस टाइम पे नहीं किया था वो अब आपको पे करना है, ठीक है। एक तरीके से उनका ये हक है। ऐसा नहीं कि आप कोई इनाम दे रहे हो, आप कोई बोनस दे रहे हो, चलो ठीक है हमने बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है और अभी हमारे पास इतना मुनाफा नहीं है बोनस देने का, तो हम अगले साल दे देंगे, ठीक है। इनाम दिया हमने किसी कर्मचारी को और हमें हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी, तो हम थोड़े दिनों बाद दे देंगे, तो ऐसा नहीं भैया। यहाँ पर जो तारीख फिक्स करी गई है यानी कि 1 जनवरी 2017 की बात है, तब से इफेक्टिव है थर्ड पीआरसी, ठीक है। और तभी से पेंशन रिवीजन इफेक्टिव है, इफेक्टिव डेट है, ठीक है, प्रभावी रूप से माना जाना चाहिए। लेकिन अभी डेट कौन सी है, 2026 आ गया है, ठीक है, जनवरी एंड होने वाली है। पेंशन रिवाइज तो दूर की बात, थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ अभी तो, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना है ये डिफर्ड वेज है, कोई खैरात नहीं है, तो आपको जो उनकी मेहनत का जो हक है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दूसरी दलील दी थी समानता का अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल 14 से है, ठीक है। कोर्ट ने पूछा कि जब 1 जनवरी 2016 से केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो 7th सीपीसी के अंतर्गत आते हैं उनकी पेंशन बढ़ गई, तो उन्हीं के साथ काम करने वाले जो डोट से ऑब्जर्व होके बीएसएनएल में आए थे, सरकारी कंपनी से ऑब्जर्व होके बीएसएनएल में आए थे, और वो जो पेंशन भोगी है जिनको पेंशन डोट देता है उनको भी 2017 से जो 7 सीपीसी के अनुसार जो पेंशन मिल रही है उससे उनको वंचित क्यों रखा गया है, ठीक है। यानी कि पेंशनर्स लगभग समान है, वो केंद्रीय कर्मचारी भी सरकार के पेंशनर्स है और डोट के कर्मचारी जो कि सरकारी है, जो डोट से ऑब्जर्व होकर बीएसएनएल में 2000 के टाइम पे गए थे, वो भी पेंशनर्स, उनको भी पेंशन डोट ही देती है, तो वो भी एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के समान हुए। तो भैया यहाँ पर बात आती है कि जब केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन 2017 में किया गया था तो इनको क्यों छोड़ा गया, बीएसएनएल कर्मचारियों को क्यों छोड़ा गया, इनका भी पेंशन रिवीजन उसी टाइम पे हो जाना चाहिए था, ठीक है। अगर बीएसएनएल पेंशनर्स को पेंशन बीएसएनएल से मिलती, लिखित रूप में कहीं ऐसा लिखा है, तो यहां पर यह बात लागू करती है कि थर्ड पीआरसी पहले पे रिवीजन लागू होगा, जब भी कंपनी मुनाफे में जाएगी पहले पे रिवीजन लागू होगा, फिर पेंशन रिवीजन लागू होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन भैया अभी तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के समान है, तो इनका पेंशन रिवाइज 2016 में 7 सीपीसी का अनुसार कर देना चाहिए था, ठीक है। दूसरी दलील खत्म हुई, तीसरी दलील ये है लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि कोर्ट ने साफ कहा है, साफ किया है कि रूल 37A के तहत पेंशन भुगतान की लायबिलिटी सरकार की है, यानी कि सरकार को ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बीएसएनएल के बैलेंस शीट का इससे कोई संबंध नहीं है। भले सरकार बीएसएनएल की जो बैलेंस है यानी कि वो घाटे में जाए या फिर फायदे में जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जब 2000 के टाइम पे बीएसएनएल बनी थी, बीएसएनएल का गठन हुआ था, तब बहुत सारे जो कर्मचारी है यानी कि 90% कर्मचारी समथिंग जो डोट से बीएसएनएल में चले गए थे, ठीक है। वो उनको कुछ ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर डोट एक सरकारी कंपनी है, अब कोई सरकारी नौकरी को छोड़कर बीएसएनएल में क्यों जाना चाहेगा। वहां पर उनको ऐसा बताया गया था कि आप बीएसएनएल में जाओगे तो बीएसएनएल एक कंपनी होगी, अब सरकार तो एक आपको फिक्स देती है, ठीक है सैलरी, लेकिन कंपनी में जब मुनाफा होगा तो आपको उसके हिसाब से पैसे भी मिलेंगे, बढ़ेगा भी सही, और बहुत सारी ऐसी सुविधा मिलेगी जो सरकारी नौकरी में नहीं मिल रही। तो ऐसे 90% कर्मचारी है जो उस टाइम 2000 के टाइम पे जब बीएसएनएल का गठन हुआ, जब बीएसएनएल बनी तो उस टाइम बीएसएनएल में चले गए थे, तो उनको डोट ऑब्जर्व कर्मचारी बोलते हैं, ठीक है। अब वो कर्मचारी गए थे तो उनकी पेंशन का ठेका आजीवन यहां पर सरकार ने लिया था कि भैया पेंशन आपको हम सरकार देगी, फैमिली पेंशन भी सरकार ही देगी, ठीक है। भले आप डोट में चले गए हो, आप जब तक कर्मचारी रहेंगे तब तक आपको वेतन बीएसएनएल देगी, और जब पेंशनर बन जाओगे तब आपको जो पेंशन है वो डोट से ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लिखित रूप में कहा गया था, लेकिन बाद में अब आज के टाइम पे शायद वो बात डोट भूल गई है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर पेंशनर्स का कहना है, ठीक है। तो ये 3 दलीलें दी गई थी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से, ठीक है। अभी यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, आज की सबसे बड़ी रुकावट क्या है, फिटमेंट फॉर्मूला, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए
अब मुद्दा ये नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं, वो तो तय हो ही गया है। अब लड़ाई कितनी बढ़ेगी इस पर है, ठीक है, यानी कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। देखिए सरकार के पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि पेंशन भोगियों की जो डिमांड है यानी कि 119.5% डीए को बेसिक में जोड़कर उसका 15% फिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने इसके पहले वाले कई वीडियोस में कैलकुलेशन करके बताया है, ठीक है। यानी कि 2017 के टाइम पे 2007 से लेकर 2017 के बीच में जो भी डीए बना 119.5% उसे आपकी बेसिक में जोड़ दिया जाए और उस पर 15% फिटमेंट लगा दो और पेंशन रिवाइज कर दो और पे रिवाइज कर दो। ये आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है सरकार की चाल। सरकार चाहती है कि 119.5% डीए को जोड़ दिया जाए ताकि बेसिक में इंक्रीमेंट आ जाए, ठीक है। लेकिन ऊपर से दिया जाने वाला जो फिटमेंट है वो 15% की जगह 0% या फिर उससे भी कम रखे, ठीक है, यानी कि रखे ना, जो फिटमेंट है वो नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सरकार बोल रही है, ठीक है। तो ये जो दो ऑप्शन है, अब देखते हैं सरकार जो पेंशनर्स है, पेंशन यूनियंस जो दबाव डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 15% फिटमेंट लागू कर दो, तो सरकार उस रास्ते पर चलती है या फिर दूसरा रास्ता 0% फिटमेंट वाला रास्ता अपनाती है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। हाल ही में संचार मंत्रालय के अधिकारियों और पेंशन भोगी के जो संगठन है, पेंशनर्स के संगठन है, यूनियंस है, जैसे कि AUAB ने और अन्य के बीच हुई बहुत सारी ऐसी मीटिंग में सरकार ने डीलिंकिंग के प्रस्ताव पर कैबिनेट नोट को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों के वेतन समझौते का इंतजार किए बिना पेंशन रिवीजन की फाइल अलग से चलेगी, ठीक है। तो देखा जाए तो पेंशन रिवीजन होके रहेगा, ठीक है। इन सभी सरकार की दलीलों के बाद सरकार एक केट में भी गया था, यानी कि कोर्ट में भी गया था ये फैसला, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया फैसला और फिर पेंशनर्स के पक्ष में आया है ये सारा फैसला। तो इससे ये साबित होता है कि 100% पेंशन रिवाइज होगी, भले ही पे रिवाइज ना हो, ठीक है। देखिए पेंशन रिवीजन की तारीख की बात करें तो यह हमेशा 1/1/2017 से इफेक्टिव डेट मानी जाती है, ठीक है। अभी चाहे आदेश कभी भी आए, ठीक है, यानी कि फिलहाल अभी 2026 है, आज अगर पेंशन रिवाइज होती है तो इफेक्टिव डेट तो 1/1/2017 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद एरियर का जो गणित है वो कुछ ऐसा है, अभी जनवरी 2026 चल रहा है, यानी कि 9 साल बीत चुके हैं। अगर 15% फिटमेंट आपको मिलता है तो औसतन हर पेंशनर्स को पेंशन 10,000 से लेके 25,000 पर मंथ तक बढ़ जाएगी, मतलब 25,000 पर मंथ का इंक्रीमेंट आपको मिलने की संभावना है अगर पेंशन रिवाइज हो गया तो, ठीक है। फैमिली पेंशनर्स की बात करूं तो नियम 37A के तहत आपकी जो आपके मतलब आप अगर फैमिली पेंशनर्स है तो आपको भी वही लाभ मिलेगा जो कि एक रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो फिलहाल पेंशनर्स से रिलेटेड जो पेंशन रिवाइज है वो आपकी 100% रिवाइज हो जाएगी, यानी कि भले थर्ड PRC कभी भी लागू हो, लेकिन पेंशन रिवाइज होने के 100% चांसेस है, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो था पेंशन रिवाइज के बारे में, रूल 37A के बारे में। सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।